गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं, आप लोग जुड़ जाओ, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन, राइट। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन में हमने साइटोक्रोम्स के बारे में पढ़ा था कल। साइटोक्रोम क्या होते हैं? हीम कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं, राइट। कल हमने देखा था ये। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग रुक जाते हैं 30 सेकंड। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है आपका। तो कल हमने पढ़ा था साइटोक्रोम के बारे में। साइटोक्रोम्स के बारे में, ठीक। एक दो चीजें जल्दी से लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। ये क्या क्या पढ़ा था हमने? साइटोक्रोम्स क्या होता है? पहला चीज हीम कंटेनिंग है, राइट। क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एग्जाम में कितना आता है। हीम कंटेनिंग प्रोटीन है, मतलब आयरन और पोरफायरिन है, राइट। आयरन प्लस पोरफायरिन दोनों है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, ठीक। अब उसके बाद हमने फिर क्या देखा कि जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 होती है, किसमें? रिड्यूस स्टेट में। रिड्यूस स्टेट में। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है ऑक्सीडाइज स्टेट में। और दोनों की दोनों स्टेट जो होती है क्या होती है? वो लो स्पिन। ये हमने देखा था, राइट। हमने देखा था जो ऑक्सीडाइज स्टेट है वो कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। जो रिड्यूस स्टेट है वो कैसी होती है? डायामैग्नेटिक। हमने मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी टेम्परेचर से रिलेटेड ग्राफ भी देखा था। यहाँ स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा था? पैरामैग्नेटिक की तरह से, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर जो 4 लिगेंड है वो तो क्या है? यहाँ पर देखो 4 लिगेंड या 4 डोनर एटम किससे थे? पोरफायरिन के नाइट्रोजन से। बाकी एक यहाँ पर था नाइट्रोजन किसका? इमिडाजोल का, राइट। और दूसरा यहाँ पर हमने देखा था किसका था? मिथियोनिन का। लेकिन ये किसके लिए था? ये था साइटोक्रोम सी के लिए, ठीक है। हमने ये कल पढ़ा था कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं अलग अलग होंगे अगर, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है? बदल जाती है वो, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि एक्वस मीडियम में जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आयरन 3+ जब +2 में जाता है तो होता है 0.77। लेकिन यहाँ पर वो रेंज क्या होता है? लगभग -0.4 से 0.5 ऐसा कुछ देखा था हमने कल, +0.5 तक, ठीक है। तो वो वैल्यूज डिफरेंट क्यों है वाटर से? वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड लगा हुआ है वो अलग है। लिगेंड पे सब्स्टिट्यूएंट अगर अलग होगा, खुश रहो भैया खुश रहो, तो वो और ज्यादा चेंज हो सकता है, वो और ज्यादा बदल सकता है, ठीक है। ये सब बातें हमने देखा था कल, ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि पोरफायरिन का क्या रोल है, राइट। लो स्पिन होने से क्या फायदा था? जरा कमेंट में लिख के बताओ कि लो स्पिन और पोरफायरिन ने क्या किया था। लो स्पिन होने से रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो गया था? फास्ट। पोरफायरिन के हाईली कॉन्जुगेटेड होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो गया था? फास्ट हो गया था। समझ गए? ठीक है ना। तो दोनों का रोल क्या था? आयरन का जो लो स्पिन स्टेट है, आयरन 2+, आयरन 3+, लो स्पिन स्टेट जो है, इसकी वजह से क्या था? फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और नेचर ने पोरफायरिन को क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि पोरफायरिन क्या था? हाईली कॉन्जुगेटेड। क्या था ये? हाईली कॉन्जुगेटेड। इससे दो फायदे थे, है ना। ये हाईली कॉन्जुगेटेड था। पहला फायदा क्या था कि पाई स्टार की एनर्जी क्या रहेगी? लो, जिसकी वजह से मेटल इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना। भाई लो एनर्जी अगर होगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, जिससे वो फर्दर आगे ट्रांसफर हो सके। सेकंड, हाईली कॉन्जुगेशन की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन की अप्रोच, या ऐसे बोल सकते हो क्या हुआ था? एक्सटेंशन ऑफ डी ऑर्बिटल। वो कैसे हुआ? इधर देखो, कल हमने बताया था कि मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये पोरफायरिन हमारा हो गया।
हमारे पास यहाँ कोई सिस्टम है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेटल से तो दूर है, लेकिन मेटल की डी ऑर्बिटल जो है, जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे हैं ढेर सारे, उनसे कोरिलेट कर सकती है ना इसे, या उनसे ओवरलैप कर सकती है। तो जो मेटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच गया, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि मेटल की डी ऑर्बिटल की अप्रोच यहाँ तक है। तो अगर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इजीली डोनेट कर देगा ना इसको। अगर ये अपना डिलोकलाइज नहीं करता तो इसको, अगर मान लो डिलोकलाइजेशन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजना पड़ता, और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भेजना पड़ता तो क्या लगता, मोर एनर्जी। तो अगर ऐसा होता तो क्या होती, स्लो होती प्रोसेस। लेकिन कॉन्जुगेशन की वजह से क्या है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुंच सकता है, ठीक है, इसलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ क्या लगेगी, लेस एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसलिए कैसा होता है, फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नेचर ने पोरफायरिन को क्यों लिया है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाए, फास्ट। नेचर ने लो स्पिन दोनों को क्यों लिया है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाए, फास्ट। ये बात समझ में आई। पोरफायरिन क्यों है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट हो जाए। आयरन टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों के दोनों सॉरी लो स्पिन में है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट हो जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल रटना नहीं है कुछ भी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटना कुछ भी ना पड़े। ठीक, एक चीज और समझ लो आप, देखो इधर, क्या ये जो लिगैंड है इनका भी कुछ रोल है क्या, इनका, ये जो एक्सियल लिगैंड है ये भी कुछ रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, कल हमने देखा था एक्सियल लिगैंड का रोल दो तरीके से है। पहला तरीका एक्सियल रोल का है किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल को मैनेज करने में। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास न्यूट्रल होगा, हम ये पढ़ चुके हैं किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म में, कि अगर हमारे पास न्यूट्रल सिस्टम है, न्यूट्रल डोनर एटम है, तो फेवर करेगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट को। अगर हमारे पास चार्ज सिस्टम है, निगेटिवली चार्ज है, तो फेवर करेगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब अगर एक सिस्टम लो को फेवर करता है, एक हाई को फेवर करता है, तो उसके बेसिस पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो सकती है कि नहीं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि आयरन प्लस 3 जो है फ्लोराइड को फेवर करेगा, राइट, लेकिन वो फिनेंथ्रोलिन को फेवर नहीं करेगा, क्योंकि फिनेंथ्रोलिन पाई एक्सेप्टर है और फिनेंथ्रोलिन क्या है, न्यूट्रल है। याद हो आपको ये। तो अगर हम यहाँ जो लिगैंड लगा हुआ है एक्सियल, अगर हम उसको न्यूट्रल कर दें, राइट, उसको पाई एक्सेप्टर कर दें, उसको चार्ज कर दें, तो रिडक्शन पोटेंशियल बदल सकता है कि नहीं, यस या नो। ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, बदल सकता है ना भैया। यस, दूसरा एक चीज और है, तो एक तो यहां मैं लिख देता हूं 2 लाइन इसके बारे में, ठीक है, जिससे आप कभी पढ़ो तो आपको आइडिया रहे थोड़ा। यहां मैं लिख देता हूं रोल ऑफ एक्सियल लिगेंड्स। देखो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। पूछ देगा कि यहाँ पे एक्सियल लिगेंड्स, इसका कोई रोल भी है कि नहीं। बिल्कुल, रोल ऑफ एक्सियल लिगेंड क्या हो सकता है, पहला तो रोल यही है, इन मैनिपुलेटिंग, या इन ट्यूनिंग लिख सकते हो, मैनिपुलेटिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको कोई, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, राइट। हाई ऑक्सीडेशन, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो +3 को फेवर करेगा, तो +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी कम। लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अगर न्यूट्रल है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करेगा, तो +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा। तो आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। दूसरा रोल देखो क्या है, दूसरा है रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसमें भी रोल प्ले करता है ये। कैसे, ध्यान से सुनो, ज्यादा लिखना नहीं है, मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ज्यादा अगर मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ाई चले जा रहे हैं, तो उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा फिर भी समझा देता हूँ। एक सिंपल सी बात देखो, अगर यहां से देखोगा, मान लेते हैं हमारा एक्सियल लिगैंड एक्स है, हमारा एक्सियल लिगैंड वाई है। अगर ये लिगैंड, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ये अच्छा डोनर हुआ तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो सही बात है ना। अगर ये गुड डोनर हुआ, या गुड सिग्मा डोनर बोल देता हूं, गुड सिग्मा डोनर हुआ, तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई। अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो जो इसके साथ पोरफायरिन लगा हुआ है, उससे मेटल की ऑर्बिटल क्या करेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से ओवरलैप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसको ही मान लेते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वो अपने डी इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो डी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा इस पे डिलोकलाइज करेगा कि नहीं।
भाई जितना ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आएगा अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा किधर देगा, पोरफायरिन की तरफ, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहाँ पर जो भी सिस्टम प्रेजेंट होगा उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं? यस या नो? डी आप डोनर आपके पास लगा हुआ है, मान लेते हैं सिग्मा डोनर है, वो मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश किया तो मेटल की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसकी तरफ पुश करेगा? जो पोरफायरिन का पाई स्टार है उसकी तरफ पुश करेगा। उसकी तरफ अगर पुश करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा कि नहीं? यस। तो एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट करेगा, दूसरा अगर अच्छा लिगैंड है, ठीक है, या ऐसे समझ लो, अगर अच्छा लिगैंड है तो किसको फेवर करता है ये? लो स्पिन स्टेट को भी फेवर करता है कि नहीं? तो दो काम है, एक तो लो स्पिन स्टेट को फेवर करेगा, जो कि लो स्पिन स्टेट अगर होगी तो सिस्टम में स्पिन दोनों स्टेट की क्या रहेगी, सेम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा, फास्ट। दूसरा एक चीज और, ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि लो स्पिन स्टेट को फेवर करेगा। क्लियर? ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। तो लो स्पिन स्टेट को फेवर करा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को फास्ट कर रहा है। अगर मान लो पाई एक्सेप्टर होता, मान लो यहीं पे पाई एक्सेप्टर होता, इधर देखो, एक्स वाई वाई कर लेते हैं, तो पाई एक्सेप्टर क्या करेगा, आपको पता है कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी किसको फेवर करते हैं? पाई एक्सेप्टर वाले भी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये भी किसको फेवर करते हैं? लो स्पिन स्टेट को। तो अगर दोनों के दोनों सिस्टम लो स्पिन स्टेट को फेवर करेंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो फास्ट ही होगा ना, है ना? क्यों? क्योंकि लो स्पिन का मतलब ये हुआ कि जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, अब लिखो मत, ध्यान से सुनो, लो स्पिन स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां है, वो है T2G में। ठीक है, और T2G में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इनको बोलते हैं आउटर स्फीयर। इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या बोलते हैं, जब ब्रिज नहीं बनता उसको क्या बोलते हैं, आउटर स्फीयर। तो लो स्पिन अगर बनाएगा तो T2G में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, तो आउटर स्फीयर क्या होगा, ज्यादा फेवरेबल होगा, मोर फेवरेबल होगा, मतलब रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो दोनों के दोनों सिस्टम चाहे अच्छा सिग्मा डोनर हो चाहे अच्छा पाई एक्सेप्टर हो, दोनों के दोनों लोग रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बढ़ाते हैं। समझ गए? ठीक है, तो मैंने आपको मेटल का भी रोल बता दिया, मैंने आपको पोरफायरिन का भी रोल बता दिया, मैंने आपको एक्सियल लिगेंड का भी रोल बता दिया। इनका क्या काम है, इन ट्यूनिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड आल्सो इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। डाउट नहीं होना चाहिए आपको कोई भी, अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो, बट पाई एक्सेप्टर वाले में तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, सीकिंग मेटल इसलिए। पाई एक्सेप्टर बेटा इलेक्ट्रॉन देता भी तो है, सिर्फ लेता ही थोड़ी है। ये बताओ, क्या कोई ऐसा लिगेंड है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है? क्या कोई ऐसा लिगेंड है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं? पहले तो देगा ना इलेक्ट्रॉन, राइट, उसके बाद लेगा। स्पिन सेम है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसलिए फास्ट हो जाता है क्योंकि अगर दोनों के दोनों लो स्पिन में है या दोनों के दोनों हाई स्पिन में है तो बॉन्ड लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं होगा, और बॉन्ड लेंथ अगर चेंज नहीं होगा तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, है ना? जैसे मान लो एक सबसे कॉमन एग्जांपल, अभी हम ही लोगों बचपन में हम लोगों ने देखा होगा, अब तो खैर चीजें बहुत बदल गई हैं लेकिन पहले से था, अगर आपको आपकी नानी के घर भेजा जाए और आपको आपके दोस्त के नानी के घर भेजा जाए, अगर बहुत अच्छा आपका फ्रेंड नहीं हो तो आप कंफर्टेबल कहाँ ज्यादा होगे, आपके कहाँ जाने के चांसेस ज्यादा हैं? या ऐसे बोल दो कि आपको आपके नानी के यहाँ भेजा जा रहा है और एक आपको किसी अननोन पर्सन के यहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ कंफर्टेबल हो गए आप? जहां आपको खुद को रीऑर्गेनाइज कम करना पड़ेगा, अपनी नानी के यहाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप पहले से जानते हो, मामा है नाना है सब लोग को जानते हो ना, तो आपको खुद को रीऑर्गेनाइज नहीं करना। तो आपके अंदर जो विचार होंगे ना कि हम वहां जाएंगे, तो वहां आपके जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। सेम यही होता है इसमें, अगर दोनों की दोनों स्टेट सेम है और चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, तो खुद को रीऑर्गेनाइज नहीं करना है, खुद में ज्यादा चेंज नहीं लाना है, तो वहां पर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेम इलेक्ट्रॉन में ही है, तो जैसे हम लोग करते हैं वही ये भी कर रहा है, ये गलत थोड़ी कुछ कर रहा है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये भी कर रहा है। इसको जहां ये लगेगा कि नहीं हमको ज्यादा खुद को चेंज नहीं करना, वहां जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जहां इसको लगेगा हमें ज्यादा चेंज करना, वहां पर स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इजी है ना? कितना आसान है बताओ, कुछ तो है ही नहीं इसमें, राइट? और मैं आपको समझा देता हूं, देखो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो एक चीज सुनो,
ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को जहां पर, ध्यान सुनो, चलो मैं आगे बताता हूं, लिखना मत, इधर देखो, ये सिस्टम है, लिखो मत, बस समझने की कोशिश करो, ठीक है? बस इसके बाद हम लोग आयरन सल्फर प्रोटीन पे तुरंत पहुंचने वाले हैं, ठीक? यहां से तो जब ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, पाई स्टार में, पाई स्टार में देगा ऐसे, यहां ओवरलैप करके ऐसे मान लो, उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है, क्या मेटल से डायरेक्टली मिल रहा है, क्या नहीं, कहां से मिल रहा है, पेरीफेरी से, यहां से, पेरीफेरी है ना, अरे भैया पूरे सिस्टम की पेरीफेरी तो है, यही तो मिल रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बोलते हैं पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, समझ गए? अब जो पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो बेसिकली दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है, राइट? यहां मैं लिखता हूं, तो आपको थोड़ा, एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियरिटी हो जाएगी, थोड़ा और आपको दिखने लगेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा, इमेजिन कर पाओगे थोड़ा बहुत आप। जो पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेनली अकर्स वाया टू मैकेनिज्म, एक को बोलते हैं पाई ट्रांसफर और दूसरा बोलते हैं सिग्मा मीजो एडिशन, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जाने दो उसको, मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि हो कैसे रहा है, ठीक है? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से सुनो प्लीज, लिखो मत, देखो इधर कैसे पाई पाई कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये देखो, लिखना मत प्लीज, हमारे पास ये मेटल है, यहां पर ये पोरफायरिन, देखो इधर कैसे होता है, अब ये पर्टिकुलर सिस्टम मान लो यहां पर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ठीक, पहले इसको समझो, इस वाले को भूल जाओ, अभी मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन, एक ही तरफ करता हूं मैं, इस सबको समझ में आए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस होगा ना, तो आयरन से नहीं जाता पहले वो, या मेटल से नहीं जाता है, पहले कहां जाता है, पोरफायरिन से, क्योंकि पोरफायरिन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बनेगा, देखो इधर एन एन एन, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को वैसे ही रहने दो, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकला हमारा, पोरफायरिन से, तो क्या जाएगा, प्लस रेडिकल, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो निकल गया, अब एक इलेक्ट्रॉन वहां बचा तो एक रेडिकल बच गया, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव चार्ज, अरे किसी सिस्टम के पास अगर पाई बॉन्ड है, वहां से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक अनपेयर्ड बचेगा, एक अनपेयर्ड हमने लिख दिया, उसके बाद एक जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, यही मैंने लिखा है, ठीक है? फिर क्या होगा, अब ये मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, पोरफायरिन को, ठीक, तो क्या बन जाएगा, आयरन हो गया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये हो गया न्यूट्रल आपका पोरफायरिन, तो क्या बन गया यहां पर, ये बन गया पाई रेडिकल कैटायन, समझ में आ रही बात ये कब की बात है, जब इलेक्ट्रॉन, जब मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, अभी तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, 2 से कहां गया है, 3 में गया है, अब फिर इसका रिडक्शन भी तो होगा भाई, पहले ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, ऐसे तो होता रहेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो लेगा भी तो कहीं से, उस समय क्या करता है ये देखो, ये थर्ड में है, देखो ऐसे समझ सकते हो, यहां इलेक्ट्रॉन इसने लिया ऐसे, तो पहले इलेक्ट्रॉन आया इसके पाई स्टार में, तो क्या बनेगा, यहां पे माइनस रेडिकल, माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पर आ जाएगा थर्ड, अभी फिर से ये इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे पाई एनायन रेडिकल, फिर उसके बाद अभी सिस्टम में यहां क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर हो गया ये 2 में चला आएगा, और वो हो जाएगा न्यूट्रल, बन गया ना, ये आपका क्या था, रिड्यूस स्टेट, फिर से रिड्यूस बन गया, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा फर्दर, समझ गए? और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये हवा में उड़ के जाता है,
क्योंकि इसकी ऑर्बिटल इसकी पाई स्टार से ओवरलैप करती है, इसकी पाई ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। समझ गए? बताओ इतना समझ में आया? पहले जब ये ऑक्सीडाइज होता होगा तो क्या होता होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहां से निकलता है, यहां से। इलेक्ट्रॉन कहां गया, ये जिसको देना था उसको दे दिया, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। उसके बाद यहाँ ये पर्टिकुलर सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज रेडिकल हो गया, ये 2 हो गया, तो फिर उसके बाद ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कैसे करेगा, ओवरलैपिंग के थ्रू करेगा। यहाँ पहुंच गया है, 3 में हो गया। अब 3 वाला जो सिस्टम है फिर से 2 में जाएगा, 3 2 में जाता है, 2 3 में आता है, ऐसे तक चेंज होता रहता है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंटिन्यू होगा, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ इसने ले लिया, तो इस पे नेगेटिव रेडिकल हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, सॉरी यहां से इलेक्ट्रॉन फिर इधर चला जाएगा ना, इधर, तो ये क्या हो गया 2 और ये हो गया न्यूट्रल। जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो ये समझ में आया? डाउट है सर जी, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये कौन सा लॉजिक है? एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बताएगा बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं। बॉन्ड ब्रेक होता है, सही बात है ये, राइट। लेकिन क्या एंटी बॉन्डिंग में जाने से पूरा मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा? वो तो डिपेंड करेगा ना कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, राइट। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना कम होगा, कितना बचेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप। जैसे O2 को जब आप O2 माइनस में कन्वर्ट करते हो तो क्या बॉन्ड टूट गया क्या? रिकी बताओ, O2 जब आप O2 में एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो एंटी बॉन्डिंग में जाता है, तो क्या बॉन्ड टूट जाता है क्या? वो डिपेंड करता है कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बताओ। ठीक है, चलो फिर साइटोक्रोम हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि आप ऑक्सीडाइज रिड्यूस स्टेट का मॉसबार स्पेक्ट्रम जो है देख लेना एक बार, ठीक है। इजी है, आप पढ़ लेना, नहीं तो मैं आपको कल बताऊंगा क्लास में, ठीक। मैं इसलिए उसको नहीं अभी टच कर रहा हूं क्योंकि अभी नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप खुद से रिड्यूस स्टेट का मॉसबार स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा, ऑक्सीडाइज स्टेट का कैसा दिखेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे कल करके लाओगे। तो एक पेज छोड़ दो, आप वहां पे कर लेना, ठीक। जिससे आपको कभी एग्जाम में अगर इस मॉसबार स्पेक्ट्रम दे दे तो आप ये डरो नहीं। आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे तो होता है, ज्योमेट्री के बेसिस पे होता है, अनसिमेट्री के बेसिस पे होता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या फिर लिगैंड का, तो आपको वो भी धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, आयरन सल्फर प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स, राइट। या ऐसे लिख सकते हो, दीज आर, आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर, दीज आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर in many biological processes। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताओ आप मुझे जहां पर आयरन सल्फर प्रोटीन यूज होता हो। फोटोसिंथेसिस, राइट। ये सब नाम ध्यान रखो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पिरेशन। नाइट्रोजनेज का नाम सुने हो? नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम जानते हो ना? यस या नो? नाइट्रोजनेज का नाम सुने हो कि नहीं? बिल्कुल, तो वहां भी, वहां पर जो क्यूबेन लाइक फेरोडॉक्सिन होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम अगर आप पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम में भी ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक। खैर हम आगे जो पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा ये। और पाया किसमें जाता है? लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में, राइट।
फाउंड इन वर्चुअली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लगभग जो है सब में पाया जाता है। सिंपल सी बात, एडवांसमेंट नहीं हुआ ना भाई। सिंपल लिगेंड अगर सिस्टम में है इसका मतलब एडवांसमेंट नहीं हुआ। पोरफायरिन सब में नहीं होता होगा, क्यों? क्योंकि पोरफायरिन एडवांस सिस्टम है। एडवांस कैसे? अरे इतना कॉन्जुगेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो, तो एडवांस ही हुआ ना वो। थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा आप कभी सोचते हो कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली आप उनको देखोगे, जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली उसमें होते हैं वो। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो एडवांस ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे हम लोग हैं, राइट, इनमें समय होता है। क्योंकि डेवलपमेंट तो धीरे धीरे हुआ होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा पहले कॉम्प्लेक्स बना दिया उसके बाद फिर आसान बना दिया, राइट। चलो, और यहाँ पे एक चीज देख लो, आयरन सल्फर प्रोटीन में क्या होता है, जो आयरन होता है, जितनी भी आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ोगे आप, उसमें आयरन जनरली क्या होता है, फोर कोऑर्डिनेटेड होता है। किससे? सल्फर से। अब वो सल्फर जो है वो अमीनो एसिड का हो सकता है, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है। तो यहां लिखूंगा मैं, इन आयरन सल्फर प्रोटीन्स, एक चीज ध्यान रखना, ये नॉन हीम है, नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ये, हीम नहीं होता इसमें, नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, मतलब यहाँ पोरफायरिन नहीं है। आयरन सल्फर प्रोटीन में क्या होता है, आयरन इज टेट्रा कोऑर्डिनेटेड वाया सल्फर एटम। अब ये सल्फर एटम ऑर्गेनिक सल्फर भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सल्फर का मतलब ये सिस्टीन का पार्ट हो सकता है, इनऑर्गेनिक का मतलब सल्फाइड सल्फर, सल्फाइड का मतलब एस पे जो 2 नेगेटिव चार्ज आता है वो सल्फाइड, ठीक। देखते हैं आगे, इधर देखो। अब ऑर्गेनिक सल्फर का मतलब है, ऑर्गेनिक सल्फर का मतलब है, या इसको ऐसे बोल सकते हो आप कि इसको बोलते हो एसिड नॉन लेबाइल सल्फर, एसिड नॉन लेबाइल सल्फर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एसिड से वॉश करने पर इस पे फर्क नहीं पड़ता। यहां लिख सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक सल्फर मतलब क्या है, ये सिस्टीन का पार्ट होगा। ऑर्गेनिक सल्फर का मतलब वो हमारा सल्फर जो कि किसका पार्ट है, सिस्टीन अमाइनो एसिड का या सिस्टीन रेजिड्यू का पार्ट है, ठीक है। और खास बात क्या होती है, जो ऑर्गेनिक सल्फर है इसको जब आप एसिड से ट्रीट करोगे तो ये वॉश नहीं होगा, ये हटेगा नहीं। यहां लिख देंगे, ऑर्गेनिक सल्फर डू नॉट रिमूव बाय वॉशिंग विद एसिड। तो जनरली आपको कैसे दिखेगा, ये ऐसे मेटल रहेगा, ऐसे एस के साथ सिस्टीन। तो जब सिस्टीन के साथ सल्फर लगा हो तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड नॉन लेबाइल है। समझ गए? आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड लेबाइल सल्फर है, एसिड नॉन लेबाइल सल्फर है, ठीक है। एसिड लेबाइल, जो एसिड नॉन लेबाइल सल्फर होता है उस वो जो होता है बेसिकली किसका पार्ट होता है, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट का या सिस्टीन रेजिड्यू का बोल सकते हो आप, सिस्टीन रेजिड्यू इसमें होता है। और एसिड लेबाइल सल्फर जो है, जो एसिड नॉन लेबाइल सल्फर है या जो ऑर्गेनिक सल्फर है, उसको अगर आप एसिड से ट्रीट करोगे आयरन सल्फर प्रोटीन को तो वो निकलता नहीं है, वो हटता नहीं है, ठीक। लेकिन जो एसिड लेबाइल सल्फर होता है, एसिड लेबाइल सल्फर या इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर ये एक्चुअली होता है सल्फाइड आयन। ये सल्फर है, नॉर्मल सल्फर है, इसके साथ ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट नहीं लगा हुआ है, ठीक। और जब आप एसिड से वॉश करते हो, एसिड से वॉश करोगे तो ये H2S के फॉर्म में निकल जाएगा। खुश रहो भैया, खुश रहो। अब यहां लिख देता हूं मैं, ऑन वॉशिंग विद एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन वॉशिंग विद
एसिड दैट इज H+, इनऑर्गेनिक सल्फर क्या बनाएगा बताओ? कितने नेगेटिव चार्ज है इस पे? 2 नेगेटिव चार्ज है ना? खुद से सोचो आप कि सल्फाइड पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 2? यस या नो? सल्फाइड पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो क्या बनाएगा? H2S। रटना नहीं है इसे। इट फॉर्म्स या इट रिलीजेस या इट फॉर्म्स लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स H2S गैस। समझ गए? तो ये ध्यान रखना कि एसिड, आप समझ गए एसिड लेवाइल का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक सल्फर का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक सल्फर का मतलब क्या है। ठीक है? और ये आपको जनरली ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे ब्रिजिंग में होगा इस तरह, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक मेटल इधर लगेगा, एक मेटल इधर लगेगा। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर है? समझ में आया एसिड लेवाइल क्या है, एसिड नॉन लेवाइल क्या है? और अभी आपको मैं बताऊंगा कि सल्फर का क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है, परेशान मत हो, सब समझ में आएगा। अब देखो आगे चले, देखो इधर जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखो। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर रिप्रेजेंटेड एज, देखो कैसे, एक तो ये तरीका है जो बहुत सारी बुक में दिया हुआ है, ऐसे FeNSM ऐसे, या कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, यहां पर NFeSM, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, ऐसे, राइट? जहां पर n का मतलब क्या है, n इक्वल टू है नंबर ऑफ मेटल सेंटर या आयरन सेंटर इन पोरफायरिन, और जो s का मतलब है वो है नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर, एसिड लेवाइल सल्फर या इनऑर्गेनिक सल्फर, या वो सल्फर जो एसिड से वॉश करने पर रिमूव हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन को। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कितने मेटल सेंटर हैं उस क्या बोलते हो, उस आयरन सल्फर प्रोटीन में, और एम का मतलब होता है कितने एसिड लेवाइल सल्फर है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम मैंने लिखा Fe1S0, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मेटल सेंटर कितने हैं, बताओ नंबर ऑफ मेटल सेंटर कितने हैं, या आयरन सेंटर कितने हैं, और नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितना है। अगर ऐसा कोई भी लिखा हो तो नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितना है, बताओ जरा कमेंट में। हाँ, आयरन का मेटल सेंटर कितना हुआ 1, और एसिड लेवल सल्फर कितना हुआ 0। तो ये बताओ क्या ये H+ से रिएक्शन करने पर H2 गैस देगा? क्या है Fe1S0 H+ से रिएक्शन करने पर H2 गैस देगा? नहीं देगा, राइट? और मैं बताता चलता हूं साथ में, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है रुब्रेडॉक्सिन। अभी हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, क्या नाम है इसका? रुब्रेडॉक्सिन। देखो जितनी बार नाम याद रखोगे ना उतना इजी रहेगा आपके लिए, रुब्रेडॉक्सिन। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं एक दो। इधर देखो, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं Fe2S2, तो इसमें नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितना है, नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितना है, एसिड लेवाइल सल्फर कितना है 2, है ना? तो अगर मैं Fe2S2 की रिएक्शन जो है H+ से करवाऊंगा 4H+ से, तो क्या मिलेगा हमें यहां पर 2Fe3 प्लस यहां मिलेगा H2S कितने, 2। ठीक है, चार्ज से बिल्कुल परेशान मत हो आप। ठीक, ये मत सोचो कि यहाँ तो चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, एक्चुअली इस पे 2 पॉजिटिव होता, मैं दिखा नहीं रहा हूँ वो। ठीक है, तो यहाँ से 4H+ लिया, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ पे 2Fe3 और यहाँ पे H2S बन गया ना आपके पास H2S, ये गैस निकल गया।
इसका नाम क्या है? रुब्रेडॉक्सिन। सॉरी, इसका नाम क्या है? एक मिनट। Fe2S2, अभी आगे पढ़ेंगे सबके बारे में हम लोग। यहाँ पर Fe2S2 में लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन। फर मतलब क्या होता है? फर मतलब होता है आयरन। डॉक्सिन मतलब होता है रिडॉक्स प्रोटीन। तो फेरेडॉक्सिन का मतलब क्या होता है? आयरन कंटेनिंग रिडॉक्स प्रोटीन। देखो, यहां पर फर मतलब क्या होता है? फर मतलब होता है आयरन। रिडॉक्सिन मतलब क्या होता है? नाम से ही पता है रिडॉक्सिन मतलब क्या होता है। रिडॉक्स प्रोटीन, राइट। इसका मतलब ये क्या है? फेरेडॉक्सिन का मतलब क्या होता है? आयरन कंटेनिंग रिडॉक्स प्रोटीन। यही तो मतलब हुआ, आयरन कंटेनिंग रिडॉक्स प्रोटीन। समझ गए? और देखो, अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं, एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं, यहां पे देखो, इधर मैं लिखता हूं Fe4S4 प्लस, कितने हैं सल्फर? 4 है ना एसिड लेवल, 8H प्लस। क्या बनेगा यहां पर? यहां भी क्या H2S, H2S तो बना ही सकते हो ना। यहां बनता है 4Fe। ध्यान से देखो इधर, 8 प्लस लिखना इधर ऐसे, प्लस, ये 8 प्लस क्यों हुआ आगे समझ में आएगा आपको। इसलिए क्योंकि नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, इसमें 2 आयरन +3 में होते हैं और 2 आयरन किस में होता है? +2 में। तो कितना हुआ टोटल पॉजिटिव चार्ज? 80 तो हुआ। तो 80 तो लिखा जाएगा 4 पे, ठीक। चलो, तो एक दो क्वेश्चन कर लो आप एग्जाम से, थोड़ा बहुत हिम्मत आपकी बढ़ जाएगी, हम जो पढ़ रहे हैं आता भी है कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं आपको। ठीक, देखो, कोई बात नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। मुझे एक दो स्टेप आगे चलना पड़ेगा, फिर मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। बट उसमें सिंपल ये पूछा जाता है कि नाम क्या है। कोई बात नहीं, हम आगे कर लेंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन है उसमें, बट थोड़ा सा मुझे एक दो चीजें बतानी है भी आपको। खैर, यहाँ से लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था, होगा मुझे लगता है, ये होगा जरूर, मैंने कल देखा था। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन देख लो एक प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब का है? ये है नेट 2017 का। गेट में भी क्वेश्चन आता है, बट गेट का क्वेश्चन छोटा होता है, ठीक है, उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते, राइट, क्योंकि मार्क्स उसमें लगभग सेम होता है। तो यहाँ नेट में क्या होता है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 लाइन जोड़ देते हैं, वो मजबूरी है उनकी, नहीं तो कैसे लगेगा कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो इसमें लिखा है द नंबर ऑफ, ये पढ़ चुके हो अभी आप, द नंबर ऑफ, साथ में लिखो। अब आप थोड़ा एक चीज, थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करोगे ना पेपर्स को, तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आज से कुछ दिन पहले जो क्वेश्चन ऑप्शन में था लेकिन वो रॉन्ग था ना, वही क्वेश्चन स्टेटमेंट में आके सही हो गया है। तो मेरा मतलब सिंपल ये है कि जब भी आप एनालाइज करो प्रीवियस ईयर के पेपर को, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको 2-3 दिनों से, आप रॉन्ग ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है, उसको ठीक से एनालाइज करके सबका मीनिंग समझो जरूर, ठीक, जैसे गलती ना हो आपसे। इसमें लिखा इनऑर्गेनिक नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फाइड इन, एक्चुअली एक चीज देखो, इसको पता है, इसको इसको बोल देखो, इसको बोलते हैं क्यूबेन लाइक फेराडॉक्सिन। अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूबेन लाइक फेराडॉक्सिन, मतलब जो Fe4S4 है उसको क्यूबेन लाइक फेराडॉक्सिन बोलते हैं। इन क्यूबेन लाइक फेराडॉक्सिन, इन क्यूबेन लाइक फेराडॉक्सिन एंड देयर रिमूवल मेथड, एंड देयर रिमूवल मेथड, मतलब उनको हटा कैसे सकते हैं, रेस्पेक्टिवली आर, रेस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन लिखता हूं मैं इधर, 8 एंड washing with 8 and washing with acid
दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 8 एंड वॉशिंग विद वेस्ट। उम्मीद करता हूं जितने लोग आप देख रहे हो एटलीस्ट उतने लोग तो सही करना, ठीक है। 4 एंड washing with acid। फोर्थ, 4 and washing with base। कह रहा है कि क्यूबेन लाइक 4 मार्क्स में क्वेश्चन था ये, ठीक है। कह रहा है क्यूबेन लाइक फेरेडॉक्सिन में कितने इनऑर्गेनिक सल्फाइड हैं और उनको रिमूव करने का मेथड क्या है, बताओ। क्यूबेन लाइक फेरेडॉक्सिन मतलब दिस वन, इधर देखो कितने सल्फाइड हैं, ये सल्फाइड ही तो है। कितने सल्फाइड हैं? 4। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, यही दोनों बचे। और वॉश करने का मेथड क्या होता है या रिमूव करने का मेथड क्या होता है? एसिड से वॉश किया जाता है, बेस से। सल्फाइड थोड़ी बेस के साथ भागेगा। इतना तो दिमाग कुछ भी लगा सकते हो। देखो इधर, ये बताओ क्या ये बेस के साथ जाएगा क्या? इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, बोलो यार। न्यूट्रली मान लो बेस ले ले, तो क्या बेस के साथ थोड़ी भागेगा? ये कहां जाएगा? बेस के साथ नहीं जाएगा ना। तो वैसे भी एसिड के साथ जाएगा। ये तो वैसे भी सोच सकते हो, आपकी नेगेटिव चार्ज है तो कहां बेस के साथ भाग जाएगा? अगर आप नहीं पढ़े होते तब भी आप खुद से सोचो कि अगर एसिड बेस ऑप्शन दे दिया जाए और बोला जाए सल्फाइड है, तो आपके दिमाग में पहले क्या क्लिक करना चाहिए? जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या उसके साथ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? किसके साथ जाएगा? उसके साथ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर लोगे ना क्वेश्चन? चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग भी पानी पी लो अगर आपको लगता है प्यास लगी है तो, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। देखो हमने कल पढ़ा था, सुनो लिखो मत पहले। हमने कल पढ़ा था कि जो फेरेडॉक्सिन, जो साइटोक्रोम्स है, उनमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लगभग -0.3 से अप्रोक्सीमेटली +0.4 तक वोल्ट थी। ऐसा कुछ था ना, कल देखा था -0.3 से लगभग +0.4। मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी थी, नेगेटिव वैल्यू भी थी, है ना। लेकिन जब आप फेरेडॉक्सिन का देखते हो तो नॉर्मली जो आयरन सल्फर प्रोटीन है, ध्यान सुनना मेरी बात। लेकिन जब आप नॉर्मली आयरन सल्फर प्रोटीन की बात देखते हो तो इनमें जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है। इनमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव का मतलब समझते हो? जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझ में आ रहा है तो 12th की किताब खोल लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, राइट। उसमें जो है चैप्टर दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, वहां दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिथियम सबसे ऊपर लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितना पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो देखा यह गया कि जो फेरेडॉक्सिन्स हैं इनमें जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो ज्यादा नेगेटिव आती है। किसके कंपैरिजन में? साइटोक्रोम्स के कंपैरिजन में या फिर ब्लू कॉपर प्रोटीन्स के कंपैरिजन में। आगे बढ़ेंगे, ब्लू कॉपर प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि नेचर में ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे दे, इनमें से कौन है जो नेचर में मेनली रिड्यूसिंग की तरह काम करता है? साइटोक्रोम लिख दे, ब्लू कॉपर प्रोटीन लिख दे, एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिख दे, और दूसरा क्या लिख दे आपको? दूसरा लिख दे आपको क्या? दूसरा आपको दे दे आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है, राइट। नहीं बेटा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज का मतलब नहीं, इसका मतलब टेंडेंसी ज्यादा है। देखो एक बात बताओ, नेचर में जितने भी सिस्टम है, ध्यान सुनो मेरी बात, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनो, जितने भी एलिमेंट है सबके पास इलेक्ट्रॉन है ना। क्या सबकी रिड्यूसिंग पावर सेम है? बोलो। नेचर में जितने भी एलिमेंट है क्या सबकी रिड्यूसिंग पावर सेम है? नहीं। तो इनमें कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ी है। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, लेकिन यहां नेचर ने कुछ और किया है जिसकी वजह से क्या है, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव है। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा है। समझ में आया? ठीक है, ऐसा नहीं अपने मन से, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही। जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बैठा रहूं, मैं दूंगा ही नहीं किसी को।
मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कंपेयर उसी से करते हैं, ठीक है, कंपेयर उसी से करते हैं। अरे लेकिन मान लो मैं बोलूं कि देखो इधर एक सिस्टम ये है ऐसे, ठीक है, रिड्यूस कर रहा हूं मैं, और एक सिस्टम हमारे पास भी है, मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं। यहाँ ई नॉट की वैल्यू जो है माइनस, मान लेते हैं -1.3 है, ऐसे कंपेयर के लिए -1.3 वोल्ट। यहाँ ई नॉट की वैल्यू मान लेते हैं -2.3 वोल्ट है। अब आपसे पूछो, बताओ कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बताओगे आप? इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? ये वाला है कि ये वाला है? कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? ये वाला, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या ज्यादा नेगेटिव। इसका मतलब ये इधर से इधर नहीं जाना चाहता, किधर से किधर आना चाहता है? इधर से इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, राइट? समझ रहे हो? मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं फेवर करना चाहता, किसको फेवर करना चाहता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो इसकी है हाई। हाई क्यों? अरे पॉजिटिव वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो मतलब ये हुआ कि आयरन सल्फर प्रोटीन में, ध्यान सुनो, आयरन 3+ और आयरन 2+ की बात करोगे तो ये किसको फेवर करना चाहेंगे? इसको। तभी तो रिड्यूसिंग होंगे ना ये भाई। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन देगा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेगा? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वो लोग +3 को फेवर करते हैं ज्यादा, +2 को नहीं। तभी तो +3 से +2 में जब जाता है तो ई नॉट की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। मतलब सिंपल, यहां से यहां जाना फेवरेबल नहीं है उतना। किसके कंपैरिजन में? चाहे आप किसकी बात करो, साइटोक्रोम्स की बात करो, चाहे आप किसकी बात करो, ब्लू कॉपर प्रोटीन की। तो ये लोग क्या है? ये लोग रिड्यूसिंग प्रोटीन है, ध्यान रखना इसे। आयरन सल्फर प्रोटीन आर रिड्यूसिंग प्रोटीन। अब क्यों है मैं आपको समझाता हूं, क्यों ऐसा है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? चलो अब देखो, एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। लिखो, ऐसे लिखते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन्स शो मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, मतलब ई नॉट आयरन 3+ से आयरन 2+ में जाने की बात हो रही है, ठीक है? लगभग रेंज में लिख देता हूं, -0.05 वोल्ट टू -0.5 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, ठीक है, रटना नहीं है इसे। लेकिन अब इतने से ध्यान, नेगेटिव ही है, जिसका मतलब क्या है? अगर नेगेटिव ही वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं दिखा रहा हूं मैं, नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि कैसा नेचर होगा? रिड्यूसिंग नेचर। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, रिड्यूसिंग नेचर होगा, ठीक है? मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू, कम छोड़ो ऐसे, हेंस दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। मतलब इनका बेसिक नेचर क्या होता है? रिड्यूसिंग, या रिड्यूसिंग प्रोटीन है ये, ऐसे बोल सकते हैं ना हम। अब पता है, अगर आप, चलो मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूं मैं। पता है, इससे आप एक चीज करेक्ट कर सकते हो क्या? अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया, सीक्वेंस दे दिया जाए कि, ध्यान सुनो, दे दिया जाए कि ए जाता है बी में, बी से इलेक्ट्रॉन जाता है सी में, सी से इलेक्ट्रॉन जाता है डी में। तो अगर आपको ये आइडिया है कि कौन सी वाली प्रोटीन रिड्यूसिंग है, कौन सी वाली प्रोटीन ऑक्सीडाइजिंग है, तो आप ये पहचान सकते हो ना कि ये सीक्वेंस जो है सही लिखा है गलत लिखा है? पहचान सकते हो कि नहीं? अच्छा बताओ, मैं ऐसा कह दूं, देखो मैं ऐसा कह दूं कि Na से इलेक्ट्रॉन जाता है फ्लोरीन में, या मैं ऐसा कह दूं कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन जाता है सोडियम में, कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है इसमें? ये सीक्वेंस सही है कि ये सीक्वेंस सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है ना, क्योंकि हमें पता है कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर आपको इसी तरह कैरियर प्रोटीन्स में पता चल जाए कि किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, किसकी पॉजिटिव होती है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप सीक्वेंस सही बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, है ना? अगर आपको नहीं नहीं पता है, पूरा एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पता है, लेकिन आप रिडक्शन पोटेंशियल से बता ही सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया कि नहीं ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था इसी तरह से, पूछा था किसमें, क्लोरोफिल में। पूछा था कि जब जो है क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको इसको आइडिया होता ना, तो वो भले आपको पूरी चेन नहीं याद होती, जेड स्कीम जो होती है, अगर वो नहीं याद होती तो आप क्वेश्चन यहां से कर सकते थे।
अगर आपको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें जितनी प्रोटीन थी सब इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन ही तो थी। साइटोक्रोम्स था उसमें, प्लास्टोसाइनिन था उसमें, आयरन सल्फर प्रोटीन, बाकी यही सब चीजें थी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से या आयरन सल्फर प्रोटीन से साइटोक्रोम में जाएगा या साइटोक्रोम से फिर आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा, तो मोस्टली क्या लिखोगे आप? आयरन सल्फर प्रोटीन से कहां जाएगा? साइटोक्रोम में जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जो आयरन सल्फर प्रोटीन है वो कैसी नेचर की है? रिड्यूसिंग नेचर की है। तो रिड्यूसिंग वाला पहले आएगा, ऑक्सीडाइजिंग वाला बाद में आएगा, है ना? कोई नहीं, आप आराम से शांत दिमाग से बैठ के सोचना एक बार। पहले रिड्यूसिंग, अरे पहले जो इलेक्ट्रॉन देना जानता है वो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर आगे फर्दर जाएगा अगर इससे अच्छा लेने वाला होगा तो। उल्टा नहीं घुमाते इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है? तो अगर आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल का आइडिया तो आप ये कर सकते हो। चलो, अब सवाल ये है कि देखो इसका कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या? ध्यान सुनो, मैं आपको थोड़ा समझाता। एक्वस मीडियम में क्या होता है, इधर देखो, लिखो मत, पहले सुनो तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव क्यों आ रहा है इसका, क्यों रिड्यूसिंग बिहेवियर है इसका। देखो, अगर आप एक्वस मीडियम में लो आयरन को, आयरन एक्वस मीडियम में यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आयरन 2+ एक्वस आएगा, और यहां जो वैल्यू है ई नॉट की क्या है वो 0.7, 0.77 आई थिंक, या 0.7 वोल्ट मान लो, ठीक। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, यहां पे कौन सा लिगेंड लगा है? वाटर। कैसा लिगेंड है ये वाटर? न्यूट्रल। ये तो पता है ना न्यूट्रल लिगेंड है। आयरन सल्फर प्रोटीन में से क्या लगा होता है? या तो सिस्टीन लगा होता है या तो सल्फाइड। सिस्टीन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि देखो सिस्टीन के पास ऐसे होता है, ये S-, क्या बोलते हो आप? थायोलेट। और या फिर सल्फर लगा होगा, सल्फाइड, ये सल्फाइड है। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? बोलो यस या नो। भाई या तो इनऑर्गेनिक सल्फर होगा या तो ऑर्गेनिक सल्फर होगा, यही तो होगा ना इस पे। और दोनों पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो अब खुद से बताओ मुझे कि आयरन 3+ आयरन सल्फर प्रोटीन में है, आयरन सल्फर प्रोटीन में है, इसको मैं यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इसको ले जाना हमें 2+ में। अब बताओ इसके साथ जो लिगैंड लगा हुआ है वो है सल्फाइड या फिर सिस्टीन का थायोलेट, ठीक। तो यहां बताओ ई नॉट की वैल्यू क्या आनी चाहिए इसके कंपैरिजन में? जरा ध्यान से सोचो, यहां न्यूट्रल सिस्टम है, यहां नेगेटिवली चार्ज है। जब डोनर एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो किसको स्टेबलाइज करता है वो? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को या लो ऑक्सीडेशन स्टेट को? जब लिगैंड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो किसको स्टेबलाइज करता है वो? किसको फेवर ज्यादा करता है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को या लो ऑक्सीडेशन स्टेट को? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा पॉजिटिव को फेवर करेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है वो उतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को फेवर करेगा। तो किसको ज्यादा फेवर करेगा? इसको ज्यादा फेवर करेंगे ये लोग, इसको ज्यादा फेवर नहीं करेंगे। तो क्या यहां से यहां जाने की टेंडेंसी होगी? नहीं। या ये कर सकते हो कि यहां से यहां जाने की टेंडेंसी, इसके कंपैरिजन में इनकी टेंडेंसी क्या होगी? कम। और इतनी कम होती है कि वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव में। तो रिड्यूसिंग पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये लोग, ये जो लगे इसके साथ, मतलब वही आयरन जो ऑक्सीडाइजिंग का बिहेवियर भी शो करता है, वही सल्फाइड की वजह से, वही सिस्टीन के थायोलेट की वजह से कैसा बिहेवियर हो गया? रिड्यूसिंग बिहेवियर हो गया। तो क्यों नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है? क्यों रिड्यूसिंग प्रोटीन है? बिकॉज ऑफ सिस्टीन के थायोलेट और सल्फाइड की वजह से। समझ में आई ये बात? रटना नहीं है इसे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बताओ सारे लोग कर लोगे? क्यों नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है? क्यों रिड्यूसिंग प्रोटीन है ये? प्लीज, मैं बार बार बोल, रटना नहीं, इसका मतलब सच में रटना नहीं है, ठीक है? चलो आगे चले। तो समझ गए सल्फर का रोल क्या है यहां पर? सल्फर का रोल है, सल्फर क्यों लिया गया है? जिससे इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक हाईली रिड्यूसिंग से हाईली ऑक्सीडाइजिंग की तरफ ही जाएगा। अगर सबका ऑक्सीडाइजिंग पावर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी होगा। तो एक रिड्यूसिंग होना चाहिए, फिर उससे कम ऑक्सीडाइजिंग, फिर उससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, राइट? तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एक लंबी दूरी तक। चलो, अब अगले सवाल पे आते हैं। देखो, कल हमने पढ़ा था कि रिडक्शन पोटेंशियल को ट्यून करना होता है नेचर को,
हमने कल देखा था कि साइटोक्रोम्स में उन्होंने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया पोरफायरिन पे, एक्सियल लिगैंड लेके हम इसको ट्यून कर सकते, ट्यून मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राइट। आयरन सल्फर प्रोटीन में हमने देखा कि सिस्टीन को हमने ऐड किया है, उसके हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, नेगेटिव में हम लोग ले आ रहे हैं, और थोड़ा अलग अलग मेटल भी लगा देंगे तो थोड़ी वैल्यू जो एक पर्टिकुलर रेंज में चली जाएगी, जैसे हमने लिखा था -0.5 से -0.05 से नियर अबाउट -0.5 वोल्ट तक। ठीक, ये तो बात हो गई ट्यूनिंग ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाउ टू ट्यून रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड हमने देखा था कि रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट नहीं हुआ तो मान लो आप इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हो लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 महीने बाद जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉन बहुत लेट जाएगा, बहुत स्लो जाएगा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको लगता है फास्ट होगी? मतलब सॉरी, जहां पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्या उसको इलेक्ट्रॉन टाइमली मिल पाएगा? मान लो हमें फूड का ऑक्सीडेशन करना है तो O2 को हमें रिड्यूस करना है, तो क्या O2 का रिडक्शन हो पाएगा इजीली, जल्दी से हो पाएगा? जल्दी से एनर्जी मिलेगी हमको? नहीं मिलेगी। तो सेल क्या प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी? नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट भी क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। हमने देखा पोर क्या हुआ था साइटोक्रोम में, लो स्पिन ले लिया गया दोनों को, इसलिए फास्ट हो गया, और साथ में क्या ले लिया गया वहां पर ले लिया गया पोरफायरिन, इसलिए रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट हो गया। आयरन सल्फर प्रोटीन में ऐसा क्या किया गया जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां फास्ट हो, तो उसको भी हमें समझना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? अगर आप एक्वस आयरन 3+ से कंपेयर करोगे, मतलब जो नॉर्मल एक्वस, चलो मैं आपको समझाता हूं, लिख लो यहां पर वाई रेट ऑफ, समझ में आ जाएगा, वाई रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज वेरी फास्ट इन आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, अगर आप नॉर्मल, ध्यान सुनो, अगर आप नॉर्मल आयरन 3+ को इलेक्ट्रॉन देते हो एक्वस मीडियम में, चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, एक ही बात है, ठीक है। यहां ध्यान से रखना, मैं रेट की बात कर रहा हूं और रिडक्शन पोटेंशियल रेट की बात नहीं करता। किसकी बात करता है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ई नॉट। समझ रहे हो? ई नॉट कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्मोडायनेमिक। तो उसको रेट से मत कोरिलेट कर लेना कि पॉजिटिव होगा तो रेट ज्यादा होगा, नेगेटिव होगा तो रेट कम होगा, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और थर्मोडायनेमिक काइनेटिक का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और यहीं पे मैं आयरन 3+ यहां लेता हूं आयरन सल्फर प्रोटीन में, और यहाँ आयरन 2+, ये भी किसमें है? आयरन सल्फर प्रोटीन में। तो जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये K1 मान लेते हैं, या इसको इसको K2 मान लेते हैं इसके लिए, तो जो K2 होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब लगभग 10⁻8 या 10⁻9, इतना ज्यादा गुना फास्ट होता है। मतलब अगर एक्वस मीडियम में आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वही कराते हो ना, तो एक्वस मीडियम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके कंपैरिजन में आयरन सल्फर प्रोटीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट लगभग 10⁻8 टू 10⁻9 टाइम फास्टर होता है। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है? उसे समझते हैं। तो पहला फैक्टर देखो, देखो यहां पर क्या है? वाटर, वाटर है ना यहां पर, और यहां पर क्या है हमारे पास? आयरन के साथ लगा हुआ है, ध्यान सुनना मेरी बात, आयरन के साथ लगा हुआ है सल्फर, ठीक है। अब अगर मान लो, ध्यान सुनो, अगर मान लो आयरन के पास इलेक्ट्रॉन आया, मान लो ये पहले थोड़ा समझो इधर, देखो ये आयरन 2 है, इसके साथ लगा हुआ है सिस्टीन का सल्फर, ठीक। और ये आयरन 3 है, इसके साथ भी लगा हुआ सिस्टीन का सल्फर। अब अगर मैं आयरन 2 से आयरन 3 में जाता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, और अगर मैं इधर से इधर आता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। लिखना मत, कॉन्सेप्चुअली समझो इसे, ठीक है, राइट। अब देखो इधर ध्यान से, यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? D6, यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? D5। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अलग अलग होगी तो जो बॉन्ड लेंथ है क्या होगी? वो डिफरेंट। और बॉन्ड लेंथ अगर डिफरेंट होगी, इसका मतलब चाहे इधर से इधर जाना हो या इधर से इधर आना हो, क्या लगेगा हमें? मोर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। भाई अगर एक सिस्टम को आप मोर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, राइट। होता क्या है, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या यहां पे ऐसा होता है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके D6 वाले D5 वाले, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं डीलोकलाइज्ड,
ये डिलोकलाइज हो जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ डिलोकलाइज कैसे हो गया? सल्फर के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल उसमें जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की नहीं? भाई सल्फर के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है कि नहीं? यस या नो? सल्फर है थर्ड सीरीज का मेंबर, उसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है कि नहीं? है ना? तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, अगर इसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाए, इसका भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो, हमें लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि जो यहां से यहां आने पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, उसको ये डिलोकलाइज कर सकता है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी क्या? आयरन 3+ से जब 2 में आया तो हमें लगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ में चेंज हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब +3 से +2 में सिस्टम आया, तो वो अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, अगर उसको डिलोकलाइज कर ले, तो उस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज्यादा दिखाई देगी क्या? उस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी आपको? नहीं। क्यों? अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डिलोकलाइज कर ले रहा है वो। तो अगर ज्यादा नहीं दिखाई देगी, तो आपको बॉन्ड लेंथ में चेंज ज्यादा दिखाई देगा क्या? बताओ, अगर ज्यादा नहीं दिखाई देगी तो आपको क्या ज्योमेट्रिकल चेंज ज्यादा दिखाई देगा क्या? नहीं। मतलब ऐसा लगेगा कि ऑक्सीडाइज से रिड्यूस में गया है या रिड्यूस से ऑक्सीडाइज में गया, तो ज्यादा ज्योमेट्रिकल चेंज हुआ ही नहीं है। अगर ज्यादा ज्योमेट्रिकल चेंज नहीं होगा, माइनर ज्योमेट्रिकल चेंज होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस। और ये वैल्यू अगर लेस हो जाएगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। यहां पर यही होता है कि जो आयरन पे इलेक्ट्रॉन आता है, दैट कैन बी डिलोकलाइज इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, डिफरेंट टाइप। अगर ऐसा हो गया तो जो आपको मेटल सेंटर पे इंक्रीज या डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है, वो लगभग आपको दिखती है सिमिलर टाइप की। इसलिए ज्योमेट्रिकल चेंज आपको क्या दिखता है? माइनर। माइनर अगर होगा तो लेस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, दैट विल लीड्स टू फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ गए? तो मैं लिख सकता हूं एक यहां पे, ड्यू टू varying degree of delocalization there is। अब देखो स्टेटमेंट में पूरा एक्सप्लेन नहीं करता, स्टेटमेंट में लिखता है तो आपको खुद से दिमाग लगाना होता है। मैं आपको पीछे समझा चुका हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं बस। यहाँ पे देयर इज माइनर चेंज इन, या देयर इज माइनर ज्योमेट्रिकल चेंज, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, माइनर ज्योमेट्रिकल चेंज, हेंस लेस reorganization energy, less reorganization energy leading to fast electron transfer। अब बताओ, क्या वाटर में भी ऐसा हो सकता है क्या? एक्वस मीडियम में नहीं, ऑक्सीजन के पास बैकेंड ऑर्बिटल है, यस नो? क्या एक्वस मीडियम में भी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं, वाटर सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो वहां नहीं हो सकता ये। इसलिए वहां पर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसके कंपैरिजन में क्या है? स्लो है। समझ गए? क्लियर है ये बात? बताओ एक बार जल्दी से, क्या ये सिस्टम वाटर में हो सकता है क्या? क्या वाटर के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं, तो एक्वस मीडियम में तो नहीं हो सकता ना इस तरह से। और फैक्टर, सिर्फ अकेला ही फैक्टर नहीं, एक दो फैक्टर और हैं। हाँ भैया, अभी ये खत्म हो जाएगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है? ये खत्म हो जाने दो यार, ठीक है? ये हो जाने दो तो फिर देखते हैं आगे। कर लोगे? ठीक है, इसलिए वाटर में तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारा रेट क्या स्लो। सेकंड देखो, देखो पहला तो ये हो गया, सेकंड देखो, आयरन यहां पर जो +3 में होता है, ध्यान सुनो मेरी बात, और आयरन +2 में यहां होता है, दोनों की दोनों हाई स्पिन होते हैं, राइट? ये है ऑक्सीडाइज स्टेट, ये है रिड्यूस स्टेट, और दोनों के दोनों होते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में देखो, आयरन 3+ में क्या होगा, ध्यान से देखना इधर,
टेट्राहेड्रल में ऐसे होता है ना 1 2 3 4 5, और 2 में टेट्राहेड्रल में कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5। जरा ध्यान से देखो, यहां क्या है T2G हमारे पास है, T2 लिख सकते हैं, इसको E लिख सकते हैं, इसको T2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं E। दोनों के दोनों हाई स्पिन है ना, स्पिन क्या है दोनों की सेम। अगर स्पिन सेम होगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, क्या ज्यादा चेंज होंगी क्या? अगर स्पिन दोनों की सेम है तो क्या बॉन्ड लेंथ में ज्यादा डिफरेंस आएगा? जैसे लो स्पिन था दोनों, या दोनों हाई स्पिन है, अगर दोनों हाई स्पिन होंगे तो क्या बॉन्ड लेंथ में ज्यादा डिफरेंस आएगा? नहीं, लेस डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ। या ऐसे लिख सकते हो कि स्पिन अगर सेम है तो क्या होगा, लेस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, इसलिए क्या होता है फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि जो आयरन वाला कॉम्प्लेक्स था वहां भी तो दोनों हाई स्पिन थे एक्वस मीडियम में। इधर देखो, अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच पा रहे हो तो बोल सकते हो कि यहां भी तो दोनों हाई स्पिन थे, यहां ऐसा नहीं हुआ, राइट? तो यहां एक तो डिलोकलाइजेशन नहीं है, राइट? और दूसरा एक चीज, स्पिन के साथ साथ यहां पर एक फैक्टर और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां बहुत फास्ट होता है। वो फैक्टर हम पढ़ेंगे कल, ठीक है? तो फिर उससे एक चीज आपको और याद हो जाएगा कि जब हम ज्योमेट्री लिखेंगे ना फेरोडॉक्सिन की, रुब्रेडॉक्सिन की, तो आपको एक पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। वो ऐसा इसलिए लिखा जाता है, वो ऐसा इसलिए होता है जिससे वो सिस्टम में रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो, फास्ट। तो सिर्फ इससे घबराना नहीं कि ये हो गया तो वो कैसे निमित करा, इसमें ये भी है, ये भी है, एक फैक्टर और है जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, राइट? जिसकी वजह से यहाँ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक? एक पॉइंट वो है, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे रुब्रेडॉक्सिन, ठीक है? फिर फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन में Fe2S2 क्या होता है, राइट? और उसके बाद Fe4S4 क्या है, 3 आयरन फेरेडॉक्सिन क्या है, इनके बारे में पढ़ना। और साथ में रिस्के प्रोटीन क्या होती है, रिस्के सेंटर क्या होता है, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कैसे बदलती हैं, ठीक? ठीक है, तो ये शाम की क्लास में फिर से हम लोग पढ़ेंगे। आज आज हम लोग पहुंच जाएंगे थियरीज पे, वो थियरीज जो बताती हैं कि काइनेटिक इनर्टनेस कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, कैसे आप बोलोगे लेबाइल होगा, कैसे इनर्ट होगा, ठीक? तो हम लोग मिलते हैं इवनिंग में फिर से, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में, और ये कल मॉर्निंग में फिर से शुरू होगा, ठीक? और एक चीज, हाँ एक चीज और आपको बतानी, आप लोग एक काम करो, जो शुरुआत के लेक्चर है ना, शुरुआत में मुझे लगता है 1 से लेके 4 या 5 तक वो आप लेक्चर देख लो, जिससे हम क्या करें कि उन 5 लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं मैं आपको किसी एक दिन बीच में सॉल्व कराता रहूं, है ना? जैसे कि अगर आप 5 लेक्चर देख लोगे तो 5 लेक्चर में मैंने जो जो पढ़ाया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे हम एक दिन कर लेंगे। आप बिना पढ़े तो नहीं कर पाओगे ना आप। उसके बाद फिर जो हो जाएगा तो ये साथ में चलता भी रहेगा और बीच में 10 मिनट में क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, तो आप पढ़े रहोगे तो मुझे सॉल्व कराने में इजीली होगी, आसानी होगी। नहीं तो मुझे फिर से पूरा टाइम देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है? तो आप एक काम करो, आप 2 दिन का टाइम लो, कल का टाइम लो, परसों का टाइम लो, शुरुआत से 1 से लेके 5 तक आप लेक्चर देख लो टाइम निकाल के। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस लेक्चर पे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक क्लास में, ठीक है? 10 मिनट में हो जाएगा, बाकी क्लास भी हमारी चलती रहेगी, जिससे आपको बायोइनऑर्गेनिक का पूरा पता चल जाए, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल जाए, ठीक? चलो ठीक है, ठीक है, अपना ध्यान रखो, शाम को मिलते हैं, टेक केयर। हाँ 2 दिन बाद, अभी पहले क्लास लेते रहो, 2 दिन बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? 1 से लेके 5 तक करना। खुश रहो भैया, खुश रहो।